बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। इसके अलावा 3 रोड शो भी करेंगे। दिन भर उनका केरल में ये कार्यक्रम रहने वाला है। 2 जनसभाएं और 3 रोड शो। उसके बाद रात को लखनऊ लौट आएंगे। लेकिन तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह राम सेतु पहुंचे सीएम योगी। कल रामेश्वरम में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की थी और आज राम सेतु देखने के लिए पहुंचे सीएम योगी। तो विधानसभा चुनाव है तमिलनाडु में, केरल में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी सभी जगह बीजेपी के लिए रैलियां कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल, अब तमिलनाडु। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें रामेश्वरम से आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी पहुंचे राम सेतु के दर्शन के लिए। ये पूरी जगह जहां समंदर में राम सेतु है, काफी देर तक वो यहां पर रुके, राम सेतु के दर्शन किए, पूरे आसपास इलाके को उन्होंने देखा और उसके बाद आज खास रैलियां उनकी केरल में होने जा रही हैं। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। विकासनगर से एक अहम खबर आ रही है। कालसी तहसील के बोहरी गांव के पास आग लग गई है। आग लगने से बागवान जलकर खाक हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन किस तरीके से बागवानों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारण बड़े पैमाने पर संपदा जलकर खाक हुई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। लखीमपुर खीरी से अगली खबर। दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी के बलिया रोड किनारे जंगल में भीषण आग लगी। आग की लपटों के कारण कुछ देर के लिए आवागमन यहां बंद हो गया। इससे कीट पतंगों, जीवों को नुकसान हो रहा है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन किस तरीके से यह आग सड़क किनारे लगी हुई है, दूर तक देखा जा सकता है। पूरा रास्ता सड़क के दोनों तरफ आग लगी हुई है। एक तरफ विकासनगर में बागवान जलकर खाक हो गए, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में जंगलों में दोनों तरफ आग लगी हुई है। दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर सेंचुरी के पास ये आग लगी हुई है। सड़क किनारे किसी ने गाड़ी के अंदर से इसको शूट किया है और आप देखिए किस तरह से आग की लपटें सड़क किनारे दिखाई दे रही हैं। वन संपदा को कितने बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। आज से हरिद्वार में महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो गई है। कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। सभी सीमाओं पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जांच की जाएगी और यह रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट नहीं, आरटी-पीसीआर टेस्ट की मान्य होगी। 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र शामिल है। कुंभ मेला जारी रहने तक 14वें जिले के रूप में इसकी पहचान रहेगी। पहले से ये परंपरा चली आ रही है। सभी अधिकारी कुंभ जिले में अपनी ड्यूटीज के लिए मुस्तैद हैं। कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी है। रिपोर्ट नेगेटिव होगी तब एंट्री मिलेगी। कोरोना के चलते ये नियम बनाया गया है, इसको फैलने से रोका जाए। हाल ही में जिस तरह केसेस की बढ़ोतरी हो रही है और कुंभ में जिस बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज से 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र शामिल हो गया है। कुंभ मेला जारी रहने तक इसको 14वें जिले के रूप में पहचान दी जाएगी। ये पहचान मान्य होगी, ये परंपरा है और पहले से चली आ रही है। तो आज से हरिद्वार में महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है। विधिवत शुरुआत कुंभ की आज से। लेकिन यदि कुंभ नहाने जाना है तो कोरोना रिपोर्ट साथ में लाना है, वो भी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो ही एंट्री दी जाएगी। और कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से वापस आने वाले लोगों की अलग से भी जांच की जाएगी। यहां बॉर्डर्स पर वो राज्य खासतौर पर जहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट है। लेकिन क्या खास, वो जान लीजिए। 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र की पहचान आज से। कोरोना रिपोर्ट लाने पर ही एंट्री होगी। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, यूपी, एमपी, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, इन सभी जगहों से जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़,
प्रदेश सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। राज्य की सीमा में आज से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। नारसन, चिड़ियापुर, भगवानपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खानपुर राज्य सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार जा पहुंचा है और इसी के चलते यह कदम उठाया गया है। महाकुंभ यहां पर शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर भीड़ बढ़ने की आशंका रहती है, इसीलिए यह कदम उठाए गए हैं। तो कुंभ में आने वाले जरूर देखें कौन से ऐसे राज्य हैं। यदि आप इन राज्यों से वापस आ रहे हैं या हाल ही में गए थे और लौट रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, तभी उत्तराखंड के अंदर एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उन राज्यों के नाम हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, यहां से आने वाले लोगों को या लौटने वाले लोगों को उत्तराखंड में एंट्री लेनी है तो आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। कुंभ मेला जारी रहने तक पूरे क्षेत्र को 14वें जिले के रूप में पहचान दी जाती है। ये पहले से परंपरा चलती आ रही है। अलग से व्यवस्थाएं इसमें की जाती हैं। तो कुंभ को लेकर ये तमाम जो एहतियाती कदम थे वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई आपको बता दें। आज से खुलेंगे कक्षा 9 और उससे ऊपर तक के स्कूल, कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी में भी आज से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 25 मार्च से शिक्षण संस्थानों में होली की छुट्टियां पड़ी थी और स्कूल खोलने को लेकर घबराए अभिभावक और शिक्षक, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। कई स्कूल, कॉलेजेस में आज से एग्जाम्स होने हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मिला है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस की मांग की है। परीक्षाओं पर भी पुनर्विचार की मांग की गई है। पिछले दिनों में छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उसी के कारण ये चिंता बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस की मांग की गई है। परीक्षाओं पर भी पुनर्विचार करने की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, बिना एग्जाम्स के इस बार 8 तक के बच्चे पास होंगे, मतलब प्रमोट किए जाएंगे अगली क्लासेस में। निजी स्कूलों ने पास करने का यह फैसला लिया है। पिछले एग्जाम्स के आधार पर ही जो मार्क्स उन्हें मिले थे उसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। कई स्कूल अप्रैल के अंतिम वीक में नया सेशन शुरू करेंगे। कोरोना के चलते कई निजी स्कूल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो 8 तक के सभी बच्चे अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। पिछले सेशंस में जो मार्क्स मिले थे उसी को बेस बनाकर उनको पास किया जाएगा। उधर यूपी में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 1230 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 60 टीचर्स में कोरोना की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। संस्कृत, फिजिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को कोरोना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई शिक्षक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी है। पिछले 24 घंटे में केवल 534 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 के करीब जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में किन जिलों में सबसे ज्यादा केस आए? गोरखपुर से 49 केस, मुरादाबाद से 19 केस और बरेली से 28 केस कोरोना के नए सामने आए हैं। उधर आज से कोरोना वैक्सीनेशन का 4th फेज शुरू होने जा रहा है। 45 साल से ऊपर के सामान्य लोग भी इसमें वैक्सीन लगा पाएंगे। यूपी में करीब 4 करोड़ 30 लाख लोग 45 साल से ऊपर हैं। वैक्सीनेशन के लिए यूपी में 5,500 केंद्र बनाए गए हैं। आज 5 लाख से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन की संभावना है। तो 4th फेज आज से देश भर में शुरू होने जा रहा है। और यूपी में किस तरह की तैयारियां हैं? करीब 4 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है यूपी में जो 45 साल से ऊपर है। शैलेश के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेश, बताइएगा, वैक्सीनेशन के मामले में बीते दिनों यूपी ने रिकॉर्ड भी बनाया है। एक दिन में कई लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और अब 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले भी वैक्सीन लगा पाएंगे। तो क्या तैयारियां हैं इस बार? क्या सेंटर्स बढ़ाए गए हैं? किस तरह के इंतजाम?
बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, जिस तरह से अलग अलग वैक्सीनेशन के चरण चले थे उसी के तहत आज से चौथा चरण जो है वो शुरू हो चुका है। और आज से जो 45 साल के ऊपर सामान्य लोग हैं उनके वैक्सीनेशन का काम होगा। अभी तक जो तीसरा चरण जब शुरू हुआ था तो 45 साल से ऊपर सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन लग रही थी, 45 से 59 साल तक, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, यानी जिनको कोई बीमारी है, ऐसे पेशेंट्स को खाली वैक्सीन थी। लेकिन आज से जो भी 45 साल के ऊपर के सामान्य लोग हैं उनके भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 5,500 सेंटर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे। इसके लिए रूरल और इंटीरियर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी CSC, PSC, इन जगहों पर भी सेंटर्स बनाए गए हैं। कई सेंटर्स हैं जहां पर हफ्ते में 3 दिन वैक्सीनेशन का काम होगा, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे कई सरकारी संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज हैं जहां हफ्ते में 6 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब दिन ज़्यादा होंगे, सेंटर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच होगी आसानी से, और वो आराम से वैक्सीनेशन करा सकेंगे। और लक्ष्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन दी जाए, क्योंकि केसेस जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी को सामान्य भी करना है, क्योंकि लॉकडाउन का दौर लोग भूले नहीं है। अब आज से अगर बात करें तो जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो खुल गए हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को जब छोड़ने आ रहे हैं तो उनके मन में एक डर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद भी हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन 45 से ऊपर होने की खुशी है तो दूसरी तरफ डर का माहौल भी है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाना भी ज़रूरी है। एक दो लोग हमारे साथ यहाँ पर इससे कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज से 45 साल के ऊपर का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, पहले तो इसी को लेके जानेंगे, आप कराने जाने वाले? नहीं, मैं तो करा चुका हूँ, मेरा 1 डोज हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी मन में डर है कि सबको लेकर के कि भाई वैक्सीनेशन 100% हुआ नहीं है, तो जब तक वैक्सीनेशन बिल्कुल, तो कोरोना अभी बीच में ही है और जिस तरह से सेकेंड वेव की वापसी हुई है उसके बाद से लोग कुछ डरे हुए हैं, आशंकित हैं, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है। ये जिम्मेदारी भी खुद ही की बनती है कि इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। बहुत शुक्रिया शैलेश। प्रयागराज से अगली खबर, पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का नया कानूनी पैंतरा देखने को मिला है। 25 दिन से निरस्त जमानत के केस में जमानत करवा ली गई है। जमानत की शर्त पूरी होते ही जेल से रिहा हो गए हैं धनंजय सिंह। 11 मार्च को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया था। रिहाई से सामने आई लखनऊ पुलिस की बड़ी लापरवाही। आज धनंजय की पेशी होनी थी, लखनऊ पुलिस द्वारा रिमांड नहीं लिए जाने की वजह से नहीं हो सकी धनंजय की रिहाई। अजीत सिंह मर्डर केस में धनंजय पर 25,000 का इनाम है। अहम सवाल ये कि लखनऊ की जिस पुलिस से डरकर धनंजय ने कोर्ट में सरेंडर किया, उसी ने आखिर क्यों की मेहरबानी। तो जमानत की शर्त पूरी होते ही जेल से रिहा हुआ धनंजय सिंह। रिहाई से सामने आई लखनऊ पुलिस की बड़ी लापरवाही। मोहम्मद मोइन से इस पर अपडेट लेते हैं। मोइन, जिस लखनऊ पुलिस से खौफ खाकर उसने कोर्ट में सरेंडर किया था, आज रिहा हो गया है उसी की लापरवाही के कारण। बड़ा सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए धनंजय सिंह कोर्ट से रिहा हो गया है। कल सुबह ही जो है फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ जेल से वो रिहा कर दिया गया है। कहाँ गया है, कहाँ छिपा हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन कई सवाल इसने खड़े कर दिए हैं। पहला अहम सवाल ये है कि जिस लखनऊ पुलिस से डरकर धनंजय सिंह ने सरेंडर किया था, अपनी जमानत निरस्त कराई थी, आखिर उसी मामले में 25 दिन में ऐसा क्या हो गया कि धनंजय सिंह को वापस जमानत करानी पड़ी, जमानत की शर्तें पूरी करानी पड़ी और जमानत बहाल होते ही वो जेल से रिहा हो गया। दूसरा सबसे ज्यादा अहम सवाल उठ रहे हैं लखनऊ पुलिस के ऊपर। लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के चर्चित अजीत पाल सिंह मर्डर केस में खूब वाहवाही लूटी थी। धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था और आशंका ये जताई जा रही थी कि लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचने के लिए धनंजय सिंह ने पिछले महीने कानूनी पैंतरा खेला था। लेकिन 25 दिन का लंबा अरसा बीतने के बावजूद लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी नहीं कराया था, उसकी रिमांड नहीं पेश कराई थी और यही वजह है कि लखनऊ पुलिस की लापरवाही का, उसकी सुस्ती का फायदा उठाते हुए धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गया। अगर लखनऊ पुलिस रिमांड जारी करा देती तो धनंजय सिंह जेल से रिहा ना होता, लखनऊ के अजीत पाल सिंह मर्डर केस में उसे जेल में ही रहना पड़ता और तमाम दूसरे मुकदमों का ट्रायल भी चलता रहता। अब लखनऊ पुलिस के सामने दोहरी चुनौती होगी कि सबसे पहले धनंजय सिंह को ढूंढो, उसे गिरफ्तार करो, बाद
में मुकदमे की प्रक्रिया चलेगी। मतलब कुल तो एक मिलाकर बड़ी मामला लापरवाही वहीं लखनऊ पर आ पुलिस खड़ा के हुआ है सामने जहां से देखने शुरू को हुआ मिली। था, जब तलाश की जा रही थी और फिर धनंजय सिंह ने सरेंडर किया था। विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कहां चूक, कहां लापरवाही हुई? सो रही थी क्या उस वक्त लखनऊ? रिहा होकर निकल गया धनंजय सिंह? जी आस्था, देखिए लखनऊ पुलिस ने जो भी किया, जो भी उसकी रिमांड की अर्जी देनी थी, जो भी प्रक्रिया करनी थी, वो दरअसल अभी नहीं हुई। उसके पीछे वजह जो है वो भी कोई स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहा है। हालांकि जो अधिकारियों का कहना है कि धनंजय जैसे बड़े जो माफिया है, जो बदमाश है, गैंगस्टर है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके अलावा एक मैसेज देना होता है, डर, जो खौफ उनके अंदर पैदा हुआ। आपको याद होगा कि किस तरह से धनंजय फरार हुआ था, अंडरग्राउंड हुआ और जगह जगह भटकता रहा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सरेंडर करने की कोशिश की उसने, फिर एक पुराने मामले में सरेंडर किया जाके। अब लखनऊ पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि जब वो जेल से बाहर आया है जमानत पे, तो एक बार फिर वही उसी खौफ में वो रहेगा और भागा भागा फिरेगा। पुलिस उसके पीछे तलाश करेगी, उसको ढूंढेगी और गिरफ्तारी करने की कोशिश करेगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो बेइज्जती करने वाली प्रक्रिया होती है, जो अपमानित करने वाली, कि उसके घर की कुर्की की जाएगी, तो वो उसको नोटिस भेजा जाएगा, घर पर पुलिस दबिश देगी बार-बार। धनंजय सिंह को और वो चला गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप नजर बनाए रखिए पूरे घटनाक्रम पर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदत गर्ग ने बताया कि 8,500 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे सराय काले खां से डासना तक 14 लेन का है। साथ ही डासना से मेरठ तक 6 लेन्स बनाई गई हैं, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय की बचत होगी। गाजियाबाद से मेरठ जाने में केवल 30 मिनट का वक्त लगेगा। मेरठ से दिल्ली का सफर 60 मिनट में तय होगा। अविनाश से इस पर अपडेट लेते हैं। बताइएगा अविनाश, कितनी सहूलियत हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात, इसके उद्घाटन को लेकर चर्चा थी कि कब तक हो जाएगा इसका उद्घाटन? देखिए आस्था, अगर बात करें तो उद्घाटन के लिए परिवहन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को अप्रोच किया है, लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है और प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो लिहाजा जैसे ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मिलता है उसके बाद उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन आज आम जनता को ये समर्पित कर दिया जाएगा एक्सप्रेसवे। मैं एक बार इसकी झलक दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये एकदम जो है फर्स्ट क्लास एक्सप्रेसवे बनाया गया है और पूरी तरीके से सारी सुविधाओं से ये लैस है। 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और यहाँ अगर बात करें तो सराय काले खां से लेकर डासना तक ये 14 लेन का है। उसके बाद डासना से जो मेरठ तक का है वो बिल्कुल नया स्ट्रेच बनाया गया है। 32 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, 6 लेन का है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें तमाम सारी सुविधाएं, ऑटोमेटिक इसमें टोल कट जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरा है। ग्रीन एक्सप्रेसवे की तर्ज पे इसको विकसित किया गया है और लगभग जो डासना से मेरठ के बीच में 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर से बात की जो तमाम सारी अत्याधुनिक सुविधाएं एक एक्सप्रेसवे में होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो मेरठ में पहले पहुंचने में दिल्ली से 2.5 घंटे का वक्त लगता था, अब महज 50 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूरी तय हो जाएगी। इससे न सिर्फ दिल्ली का बल्कि मेरठ का काफी ज्यादा विकास होगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो मेरठ से दिल्ली लगातार आवागमन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो डेली पैसेंजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी इस रास्ते के चालू होने से।